जयदेवपुरी के पैरोकार की नौकरी छोड़ देने या उसके पैरोकार से निकाल दिए जाने की घटना सभी पत्रों के पत्रकारों को मालूम हो गई थी, परंतु इस घटना का उल्लेख किसी पत्र में न हुआ। सभी पत्रों की अपनी अपनी राजनीति और सांप्रदायिक नीति थी, परंतु पत्रकारों को अनुशासन में रखने की नीति के विषय में उनमें कोई भेद नहीं था। मंजूर, हीरा सिंह, नरेंद्र सिंह, असद और महाजन ने बहुत यत्न किया कि लाहौर के पत्रकार मिलकर पैरोकार द्वारा जयदेवपुरी के साथ किए गए व्यवहार का विरोध करें। बहुत से सहायक संपादकों और उप संपादकों को पुरी के प्रति सहानुभूति थी। वे पैरोकार के व्यवहार का विरोध इस शर्त पर करने को तैयार थे कि इस विरोध में सभी पत्रों के सभी पत्रकार साथ हों, परंतु उन्हें स्वयं ही पत्रकारों से ऐसे साहस और एकता की उम्मीद नहीं थी। कुछ पत्रकारों का विचार था कि पुरी ने जो लिखा वो नैतिक दृष्टि से उचित होने पर भी व्यावसायिक दृष्टि से उचित नहीं था। पैरोकार की नौकरी करते समय उस पत्र की नीति का प्रतिपादन ही पुरी का कर्तव्य था। कुछ ऐसे भी थे जिनके विचार में जयदेव का लेख राजनीतिक दृष्टि से भूल थी। कॉमरेड लोग जयदेव के समर्थन में पत्रकारों की सभा करा सकने में असफल रहे। 8 मार्च की संध्या भाटी दरवाजे, दिल्ली दरवाजे, सैद मिट्टा और मजंग मोहल्लों में और भी अधिक फसाद हो जाने के कारण कर्फ्यू लग गया था। 2 दिन बाद कॉमरेडों ने लाहौर की छापाखाना कर्मचारी संघ की एक सभा करवाकर जयदेव की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किए प्रयत्न की सराहना और पैरोकार के अन्याय के संबंध में प्रस्ताव पास करा दिया। छापाखाना कर्मचारी संघ की सभा संध्या समय मोरी दरवाजे के समीप चारदीवारी के बाहर बाग में हुई। सभा में बहुत से भाषण हुए। असद ने जयदेव की साहित्यिक प्रतिभा का चर्चा कर बताया कि आदर्श साहित्यिक और पत्रकार वही हो जो समाज की पीड़ा और सुख का अनुभव कर समाज के लिए रोता और हंसता है। असद ने जयदेव का पैरोकार में प्रकाशित लेख सभा में पढ़कर सुनाया और चुनौती दी। हम पूछते हैं, ये अपील एकता की अपील है या किसी के प्रति विरोध और लांछन? उसने घोषणा की कि हम ये लेख महात्मा गांधी की सेवा में भेजकर उनका निर्णय मांगेंगे कि क्या ऐसा लेख लिखने वाला अपराधी है। हम आशा करेंगे कि पैरोकार के मालिक महात्मा जी के निर्णय को स्वीकार करेंगे। हमारे पत्र सरकार से प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते हैं, परंतु वास्तव में हम पूछते हैं, मालिक पत्रकारों को क्या और कैसी स्वतंत्रता देते हैं? ये स्वतंत्रता की मांग केवल पत्रों के मालिकों के लिए है, जिनके पास अपने पत्र या प्रेस नहीं है। वे लोग पत्र और प्रेस की स्वतंत्रता कैसे पा सकते हैं? प्रेस की ऐसी स्वतंत्रता सर्वसाधारण के हित की रक्षा नहीं बल्कि पत्रों और प्रेस के मालिकों का स्वार्थ पूरा करेगी। असद ने जनता से अनुरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए साथीपुरी की ये चेतावनी है और उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। लाहौर के मजदूरों को आवाज उठानी चाहिए कि कांग्रेस, लीग और अकाली पार्टी मंत्रिमंडल के सिंहासनों के लिए अंग्रेज साम्राज्यशाही की खुशामद छोड़कर आपसी समझौते से संयुक्त मंत्रिमंडल कायम करें और शासन की शक्ति गवर्नर के हाथों से वापस लें। साथ ही हीरा सिंह और प्रद्युम्न ने भी भाषण दिए। हिंदुस्तान की आज़ादी का दुश्मन ब्रिटिश साम्राज्यवाद तो है ही, जो जबरदस्त हिंदुस्तानी कौम के हिंदू और मुस्लिम भागों को आपस में लड़ाकर अपने वश में किए हुए है, परंतु मुल्क की आज़ादी के सबसे बड़े दुश्मन तो वे लोग हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति को सांप्रदायिक संघर्ष का दृष्टिकोण दे रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी और एकता आज हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ही संभव है। सांप्रदायिक उत्तेजना के बल से ब्रिटिश नौकरशाही की छत्र छाया में मंत्रिमंडल बनाने की अपनी भूख पूरी करने का प्रयत्न का परिणाम आपके सामने है। दोस्तों, हमें एक बहुत बुरी खबर मिली है कि आज फिर अमृतसर में भारी फसाद हो गया है। पंजाब के व्यापार के केंद्र अमृतसर में आग लगा दी गई है। इस आग को भड़काने वाले अपनी कोठियों में आराम से बैठे हुक्म दे रहे हैं और हम और आप इस आग में जल रहे हैं। भाई जयदेवपुरी ने सर्वसाधारण की रक्षा के पवित्र काम के लिए निर्भय होकर निस्वार्थ भाव से यत्न किया। हम देश के पत्रकारों से अनुरोध करते हैं कि साथी जयदेवपुरी का आदर्श निभाएं। देश की स्वतंत्रता और सर्वसाधारण का कल्याण उन लोगों के हाथों में कभी सुरक्षित नहीं रह सकता जो सांप्रदायिक उत्तेजना फैलाकर अपने स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। मजदूर वर्ग सदा संपूर्ण एकता के लिए यत्न करता रहेगा। देश के मजदूर साथी जयदेवपुरी के निस्वार्थ कर्तव्य पालन की सराहना करते हैं। साथी जयदेवपुरी जिंदाबाद। तो यहाँ पे पैरोकार से जो निकाला गया था, तो असद वगैरह मिलके जितने भी लोग थे उसका समर्थन कर रहे थे। जयदीन इन भाषणों से बहुत द्रवित हो गया था। वो धन्यवाद देने के लिए मंच पर खड़ा हुआ, तो उसने बड़े यत्न से भावोद्वेग को वश किया और कंठ के अवरोध को साफ कर कहा, आप लोगों ने जिस प्रकार मेरी भावना का आदर किया उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। कर्तव्य के लिए ऐसी सैकड़ों नौकरियों को मैं ठोकर मार सकता हूँ। विदेशी गुलामी से मुक्त के लिए हिंदू सिख परिवार एकता पहली शर्त है। कांग्रेस इसके लिए सदा यत्न करती रही और करती रहेगी। नेताजी सुभाष बोस ने आजाद हिंद सेना बनाकर हमारी एकता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस लक्ष्य के लिए जीवन अर्पण करने में भी नहीं झिझकूंगा। सभा तालियों से गूंज उठी। अमृतसर में भयंकर दंगे और आग लगा दी जाने का समाचार पाकर कॉमरेडों का एक दल शांति का प्रचार करने के लिए अमृतसर पहुंचा। वे लोग जयदेव को भी साथ ले गए। जयदेव अमृतसर में चले हुए बाजार के जले हुए दृश्यों को देखकर द्रवित हो गया।
शांति का प्रचार करने वाले लोगों के प्रभाव से शीघ्र ही शांति भी स्थापित हो गई। एक दिन पहले लड़ने वाले लोग गले मिल मिलकर अपनी भूल पर पछताने लगे। ये देखकर जयदेव और भी उत्साहित हुआ। लाहौर में भी कम्युनिस्टों, एकता में विश्वास रखने वाले कांग्रेसियों, समाजवादी और उदार विचार लोगों ने एकता द्वारा नागरिक शांति के लिए आंदोलन आरंभ कर दिया था। नगर के अनेक भागों में सभाएं की जाने लगी और रेलवे मजदूरी में शांति रक्षा दलों का संगठन शुरू हो गया। ऐसी सभाओं में पुरी को अवश्य बुलाया जाता। इससे पुरी को भी संतोष होता। बिना काम के घर बैठे रहना उसके लिए असहनीय था। इन सभाओं में वो नेता और वीर का सम्मान पाता, अपने त्याग के आदर्श व संतोष पाता, परंतु ये आदर्श जीवन की आवश्यकताओं को पूरा तो नहीं कर सकता था। उसकी नौकरी छूट जाने के दिन से माँ और मास्टर जी के चेहरे लटक गए थे। वे गली के लोगों की सहानुभूति और दया का पात्र तो बन गया था। पूरी अपनी अवस्था पेड़ से कटकर गिर पड़ी डाली के समान अनुभव करने लगा, जिसके पत्ते और टहनियां कुम्हला रही हों। प्रद्युम्न और असद के प्रोत्साहित करने पर पुरी ने पैरोकार में प्रकाशित अपने लेख और अपने प्रति किए गए व्यवहार का वर्णन रजिस्ट्री से महात्मा गांधी जी के पास भेज दिया था। उसे उम्मीद थी कि गांधी जी द्वारा नैतिक समर्थन पाकर वो राजनीतिक क्षेत्र में सहसा चमक जाएगा, परंतु गांधी जी के यहाँ से 3 सप्ताह तक भी कोई उत्तर नहीं आया। कॉमरेडों ने दूसरे सभी पत्रों के दफ्तरों में सहानुभूति रखने वालों से पुरी के लिए नौकरी की संभावना के विषय में पता लिया, परंतु कहीं स्थान न मिला। पिछले 1.25 बरस से पुरी जिस ढंग के पहनने ओढ़ने और खर्चने लगे था, अब रुपए के अभाव में वैसा नहीं कर पाता था। उसे बहुत अपमानजनक जान पड़ रहा था। प्रति महीने 100 रुपए पाने की आशा में वो कई वस्तुएं उधार भी लिए हुए था। उस उधार को न चुका सकने की चिंता ऐसी थी जैसे कोई कीड़ा खोपड़ी में छेद किए जा रहा हो। पैरोकार के दफ्तर में पुरी की फरवरी महीने की तनख्वाह शेष थी। तनख्वाह के लिए दफ्तर में जाकर तकाजा करना उसके लिए सहनीय नहीं था। भगत राम और लेख राम ने उसे बता दिया था कि उसकी तनख्वाह स्वयं पहुंच जाने की आशा व्यर्थ है। कसी जी पुरी का नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पुरी कहीं आने जाने के लिए टांगे की किराए और लॉन्ड्री से कमीजें धुलवा सकने और नाई के यहाँ जा सकने के लिए भी पैसों का मोहताज हो गया। पुरी को अपनी ये व्यवस्था बहुत अपमानजनक अनुभव होती। अपनी तनख्वाह का अधिकांश भाग वो माँ के हाथों में दे देता था। उस अवस्था में भी पिता पुत्र की कमाई मिलाकर घर का निर्वाह पूर्ण न चल रहा था। अब कुछ ना देकर वो माँ के सामने कैसे हाथ फैलाता। गर्मी आरंभ हो गई थी। इस समय लाहौर की सफेद पोस्ट रेडी में सफेद कमीज, पतलून या सफेद सूट पहनना ही उचित था। अपनी इस कठिनाई और मानसिक व्यथा में पुरी को बार बार कनक की याद आ जाती। 2 मार्च और 6 मार्च की संध्या भी नैयर की उपस्थिति में कनक द्वारा दिखाई उपेक्षा की स्मृति और भी भेद देती। इस बारे में पूरी कनक से बात करने के लिए आतुर था, परंतु उससे मिलने जाने पर बताना पड़ता कि वो अब बेरोजगार है। उसकी 100 रुपये मासी की नौकरी भी अन्याय से छीन ली गई। अब वो आंधी में सड़क पर उड़ते जाते पत्ते की भांति अनिकेत है। कनक के घर इस दयनीय स्थिति में जाकर आत्मसम्मान खोने से वहां न जाना ही भला था। पुरी में काम करने की शक्ति थी और काम करने का उत्साह। काम करने के लिए उसका मन और मस्तिष्क छटपटा रहा था, परंतु काम करने का अवसर उससे छीन लिया गया था। काम करने का अवसर छीन लिए जाने का अर्थ उसे आधा पेट भोजन, अपर्याप्त वस्त्र की तुच्छता और बेरोजगारी की अपमान की यंत्रणा में सताना था। लाहौर के पत्रों में उसके लिए स्थान नहीं रहा था। लाहौर से बाहर जाकर काम करने का ध्यान आता, परंतु बिना किसी आश्वासन के कहीं चले जाने का साहस भी नहीं होता। पुरी ने अपने आप को संभाला। पैरोकार में नौकरी आरंभ करने के समय की अपेक्षा अब साहित्य, पत्रकारिता और प्रकाशन के क्षेत्र में उसका नाम ज्यादा था। उसने स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने का निश्चय किया। पुरी ने कशिश जी पर विद्रूप भरे 2 लेख कला बाजार, कलाकार और बड़े संपादक जी शीर्षक से लिखे। सितारा और भानुमति में दोनों लेख छपे। इन लेखों के लिए पुरी को प्रशंसा बहुत, परंतु रुपए प्रतिलेख केवल 10-10 ही मिल सके। पुरी सोचता, क्या साहित्य और कला की इतना ही उचित मूल्य है? कम से कम 4-5 हजार आदमियों ने मेरे लेखों को पढ़ा होगा। उसके तर्क ने कहा, उससे अधिक क्या आशा करोगे? मेरे लेख केवल पाठकों का विनोद ही तो करते हैं। विनोद का मूल्य और कितना होगा? संभव है यदि मैं भी सर्वसाधारण का विनोद करने वाले मदारियों की तरह 4 दीवारी बाहर के बाग में अपने लेख और कहानियां सुनाऊं तो लोग पैसा पैसा 2-2 पैसा मेरी झोली में फेंक देंगे। उस अवस्था में शायद मुझे प्रति लेख या कहानी के लिए 50 रुपया मिल सके, परंतु सफेद पोश होकर ये कैसे कर सकता हूँ? वो मन ही मन मुस्कुराया। साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ, इसी का फल भोग रहा हूँ। साधन होने पर तो सम्मान खुद ही खींचा चला आता है। मुझे अपनी रचना पत्रों को बेचनी पड़ती है और पत्र उसे ग्राहक को बेचते हैं। वो निराशा में सोचता, क्या भूखा व्यवसाय मैंने चुन लिया है? कलाकार और लेखक का यश निरा ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है, परंतु भीतर पोल रहती है। अब दूसरा मार्ग ही क्या था? किसी स्कूल में या रेलवे में 40-50 की नौकरी तलाश करता। ये विचार उसको और भी अपमानजनक जान पड़ता। लेखक के श्रम या उसकी कृति के ग्राहक पत्र ही हो सकते हैं या प्रकाशक। पंडित गिरधारी लाल उसका बहुत आदर करते थे। कनक के दर में अपना आर्थिक दैन्य प्रकट न करने के लिए उसे न पढ़ाने का पारिश्रम की आवश्यकता से इनकार उसने कर दिया था। अब वहीं जाकर अपनी दीनता स्वीकार कर सहायता से भीख मांगने से तो आत्महत्या कर लेना बेहतर है।
7-8 मास पूर्व गिरधारी लाल जी ने स्वयं ही पुरी की कहानियों का एक संग्रह देखने के लिए मांगा था। पुरी ने आत्मसम्मान के कारण कभी उन्हें उसकी याद भी नहीं दिलाई। अपनी कहानियों के प्रकाशन के लिए उतावली प्रकट करने वह छिछोरापन समझता था। अफसोस था, अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र पैसे के बल ही वास्तविक सम्मान है। अदारा मुनव्वर प्रकाशन से भी जयदेव का परिचय हो चुका था। पुरी मुनव्वर प्रकाशन से अनुवाद के लिए एक अंग्रेजी उपन्यास 8 आने प्रति पृष्ठ की दर पर ले आया। शांति के प्रयत्नों के बावजूद छुरेबाजी, कभी-कभी आग और छुटपुट दंगे हो ही जाते। जिस दिन कर्फ्यू या दंगे के आड़ पुरी नहीं जा पाता, खूब लगकर उपन्यास के 20-22 पृष्ठों का अनुवाद कर लेता। संध्या समय संतोष अनुभव करता। 10 रुपए प्रतिदिन, 300 रुपए मासिक का श्रम कर सकता। पूरी सप्ताह भर में आधे उपन्यास का अनुवाद करके 75 रुपए पाने की उम्मीद लिए दायरा मुनव्वर में पहुंचा। प्रकाशन गृह का मालिक गौस मोहम्मद अनुवाद से संतुष्ट था, परंतु उसे वह उपन्यास इतनी शीघ्र प्रकाशित कर देने की आवश्यकता नहीं थी। अनुवाद उसने जयपुरी जैसे अदीब साहित्य की सहायता के लिए कराना स्वीकार कर लिया था। जयदेव ऐसी बातें सह गया क्योंकि गौस मोहम्मद से केवल व्यावसायिक संबंध था। गौस ने 3-4 दिन बाद कुछ रुपया देने का आश्वासन दिया। पुरी को उपन्यास शीघ्र समाप्त कर देना व्यर्थ लगा। सोचने लगा, उसे कला का क्या मूल्य जिसका कोई ग्राहक ही नहीं है। महीने भर से अधिक समय से पंजाब में कोई भी मंत्रिमंडल स्थापित नहीं हो पाया था। शासन गवर्नर और उनकी नौकरशाही के ही हाथ में था। लीग का पाकिस्तान की मांग का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था। मास्टर तारा सिंह के अधिनायकत्व में एंट्री पाकिस्तान लीग की हुंकार भी कम नहीं थी। पूर्वी पंजाब से त्रस्त मुसलमानों के पश्चिम की ओर भागने की ओर, पश्चिम पंजाब से भयभीत हिंदुओं के पूर्व की ओर भागने का समाचार था। लोग भयंकर विस्फोट की आशंका कर रहे थे। सन 1942 के आंदोलन के समय तलवार, बंदूक, पिस्तौल का नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाता था। अब पूरी सुनता कि लोग निधड़क तलवारें, बर्छे, बंदूकें जमा कर रहे हैं। कुछ लोग पानी के नल कटवा कर कड़ा बीने तोड़ेदार बंदूक भी बनवा रहे हैं। अफवाह गर्म थी कि माधो शाह और पंडित सुखलाल कि यहाँ से हिंदुओं की रक्षा और पाकिस्तान के विरोध के लिए 200-250 में चाहे जितने बंदूक पिस्तौल मिल सकते थे। कॉमरेडों और शांति रक्षा कमेटी के प्रयत्नों के बावजूद नगर के किसी न किसी भाग में दंगा हो ही जाता और कर्फ्यू लग जाता। परीक्षा की तैयारी की छुट्टियां थी। दंगे के वातावरण के कारण मास्टर जी और भाई ने भी तारा को अकेले बाहर जाने से मना कर दिया था। वो कभी व्याकुल होकर सोचती, हजारों लोगों की मूर्खता, धर्मांता और स्पर्धाओं का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। विवश थी। ऐसी अवस्था में पूरी भी घर बैठकर कुछ लिखने या अनुवाद करने के लिए विवश हो जाता। कर्फ्यू हटने पर कॉमरेड फिर नागरिक एकता के लिए सभा कर डालते या जुलूस निकालते। पूरी उसमें अवश्य जाता। तारा भाई का व्याख्यान सुनने की इच्छा प्रकट कर उसकी छत्रछाया में ऐसे अवसर पर जाने की उपाय वो खुद ही बना लेता। असद भी स्थिति को समझ रहा था। ऐसे अवसर पर वह अवश्य उपस्थित रहता। पूरी व्याख्यान देते समय दोनों को कुछ मिनट आपस में मिल लेते। सभा समाप्त कर असद उन दोनों के साथ साथ साहलमी के रास्ते भोला पांडे की गली के सामने से रंगमहल से होता हुआ दिल्ली दरवाजा चला जाता। तारा एक बार सहमी। जानती थी भाई असद का आदर करता है, परंतु लगा जैसे असद का तारा के बहुत समीप होते जाना भाई को सुहाता ना हो। कुछ दिन से तारा को भाई की चिड़चिड़ाहट को बढ़ा दिखता। कारण जानती थी, इसलिए दोष भी नहीं दे सकती थी। अलबत्ता जरा सतर्क हो गई। तारा को शंका सर्वथा निराधार, मतलब कि उसका जो शंका था वो सर्वथा निराधार नहीं था। पूरे 1 महीने से कनक के यहाँ नहीं गया था। कनक के आकर्षण और बेरोजगारी की कि अपमानित अवस्था में कनक के परिवार के सामने न जाने के आत्मसम्मान में संघर्ष चल ही रहा था। पूरी कनक के आकर्षण को अंतिम 2 अवसरों पर कनक से पाए रूखे व्यवहार और उपेक्षा के प्रति क्रोध से दबाया था। इस क्रोध में कनक के फ्री होने की अफवाहों की बदनामी भी याद आने लगी। क्रोध में पूरी सोचता, आजीवन प्रणय बंधन की प्रतिज्ञाएं और सहसा उपेक्षा। कनक के फ्री होने का प्रमाण उसने स्वयं पा लिया था। अनुमान किया संभव है अब जीजा से मामला शुरू हो गया है। ऐसी लड़कियों का क्या विश्वास। पुरी को लड़कियों के फ्री होने की प्रवृत्ति के प्रति घृणा होने लगी। कनक के फ्री होने के तो वह रात चलते का अनुभव या अपने व्यक्तित्व के आकर्षण की विजय कहकर टाल दे सकता था। अपनी बहन के फ्री होने में तो उसका और उसके परिवार का भी अपमान था। ऐसी संभावना से भी वो सतर्क रहना चाहता था। तारा कोई मामूली सी भी चूक न करने के लिए सतर्क हो गई। पुरी की नौकरी छोड़ जाने के बाद जानकर गली के लोगों ने उसके प्रति सहानुभूति में पत्र के मालिकों के अन्याय पर खेद प्रकट किया और उसकी संवेदना में उसके सामने चुपचाप रहे। रतन के छोटे भाई विजय को टप्पे यानी पंजाबी के पद गाने का बहुत शौक था। एक बार सुनकर ही ताल सुर को पकड़ लेता और समय समय गाता। लोग उसे गली का फोनू फोनू यानी ग्रामोफोन कहते। पूरी सुबह सुबह अपने यहाँ कोठरी में बैठा कुछ काम कर रहा था। विजय ऊंचे स्वर में गा उठा, गड्डी चढ़ू न गांड सिद्धिया मारी, तू गाड़ी पर पाँव रखती है तो तुझे गार्ड सीटी बजाकर संकेत करता। विजय टप्पे की पंक्ति को दोहरा रहा था। वही चीजें पुरी ने सुना। लड़की की माँ उसे धमका रही थी। चुप बढ़िया यानी बुरा लड़का, इतना बड़ा हो गया समझ नहीं आया। पड़ोस में भाई की नौकरी छूट गई और तू इतने जोर से गला फाड़ फाड़ कर गा रहा है। माँ के आदेश से लड़का आवाज दबाकर धीमे धीमे गुनगुनाने लगा। पुरी के संकट के प्रति सहानुभूति की चुप्पी 2-4 दिन में समाप्त हो गई, परंतु रतन, वीर सिंह, टीकाराम आदि जब
उससे कुछ खींचे-खींचे जान पड़ते तो ये लोग सुबह-शाम गली में चबूतों पर बैठे रहस्य के स्वरों में मंत्रणा करते और पुरी के आने पर चुप हो जाते। उसे ये भला न लगता, परंतु भेद वो जानता, ये लोग एंटी पाकिस्तान लीग के अनुयायी हो गए थे। पंजाब को पाकिस्तान बन जाने से बचाने के लिए प्रतिरोध की तैयारियां कर रहे थे। इटली की 16 फरवरी की घोषणा और विखर के त्यागपत्र के बाद पाकिस्तान का बनना न बनना प्रचार, विचार और बहुमत का प्रश्न नहीं था, हिंदू और मुसलमानों की सख्ती का प्रश्न बन गया था। जदयू हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार करता था, दोनों में शामी पे कैसे होता। शेष रुपयों के लिए वो गया। गौस ने रुपए पास न होने के कारण 3 दिन बाद रुपए देने का पक्का आश्वासन देते हुए पुरी से एक नए काम का प्रस्ताव किया। वो इतिहास की एक पाठ्यपुस्तक के संकलन के लिए पुरी को 500 रुपए देने के लिए तैयार था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाह ने इतिहास की 3 पुस्तकों के नाम बता दिए थे। अंग्रेजी की इन पुस्तकों से सामग्री लेकर उर्दू में लगभग 300 पृष्ठों में लिख देना था। पुस्तक पर लेख के रूप में नाम वास्तविक संकलनकर्ता या लेखक नहीं, बल्कि प्रोफेसर शाह का जाना आवश्यक था। इस कारण दूसरे नाम और लेखकों ने इस काम को ठुकरा दिया था। घोष इस पुस्तक के लिए प्रोफेसर शाह को 8,000 रुपए और वास्तविक लेखक को 500 देने के लिए तैयार था। पुरी ने इस विद्रूप पर मुस्कुराकर पूछा, मियाँ, तालीम के बाजार में भी ऐसा ब्लैक? गौस मोहम्मद ने बिना भेज पे उत्तर दिया, छोड़ियो, यानी ये प्रिय दर्शन, हमारा तो ये व्यापार है, ब्लैक में नहीं। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मुझसे कर रहा है 8,000 रुपए और किताब पर उसका नाम, किताब को टेक्स्ट बुक बनाने का दाम। मोतियों बलाओ यानी मोती जड़ों में क्या है? क्या नहीं जानता कि तुम्हारे जैसे नौजवान उससे कहीं बेहतर किताब लिख देंगे? लेकिन यार, मेरी टेक्स्ट बुक ना बनी तो मेरे किस काम की? मैं इल्म नहीं बेचता, टेक्स्ट बुक बेचता हूँ। मैं नहीं दूंगा तो पंडित गरधारी लाल शाह को 10,000 भी देगा। मुझे भी जिंदा रहना भाई, मेरे कोयले की खान में रहता हूँ तो कालिक से कैसे बचूंगा। पुरी के लिए 2 मास में 500 रुपए कमा लेने का प्रलोभन मामूली नहीं था, परंतु अपने नाम के बिना काम करना अपने भविष्य पर पर्दा डाल देना जान पड़ता। गौस ने कहा, खैर तुम सोच लो, साफ साफ बात है। मसूद ने मंजूर कर लिया, लेकिन मुझे तुम्हारी तर्ज और सलादत शैली का माधुर्य ज्यादा पसंद है। जुम्मे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपना रुपया लेने आओगे, चाहो तो मदद के लिए ये 3 किताबें भी ले जाना। इस काम की उजरत में एक दिन देर नहीं करूंगा। पूरी गौस के वचन के अनुसार शुक्रवार के दिन शुरुआत के समय अपना रुपया लेने गया। गौस दायरा मुनव्वर का काम मोरी दरवाजा के भीतर नूरा भिश्ती की गली में अपने मकान पर ही करता। मोरी दरवाजे के भीतर अधिकांश बस्ती मुसलमानों की थी। बजाज और हलवाई भी मुसलमानों ही थे। सूर्यास्त का समय अधिक बिक्री का होता। जयदेव को बाजार सूना और दुकानें प्रायः बंद देकर विस्मय हुआ। पुरी को गौस का बोल उसके मकान के सामने गली में ही सुनाई दे गया और खुली खिड़की में से आंखें भी मिल गई। पुरी का हाथ सलाम के लिए माथे की ओर उठ गया, वैसे ही उत्तर में गौस का भी। बैठक के किवाड़ खुले थे। जयदेव ने पुकारा, आ सकता हूँ, और बैठक में हो गया। गौस ने मुख से कुछ न कहकर पुरी को एक मोड़े की ओर संकेत दिया। गौस अपने तख्त पर बैठा समीप मोड़े पर बैठे आदमी में कुछ नाराजगी में बातें कर रहा था। पुरी के आते ही वो आदमी उठ खड़ा हुआ। गौस ने रूखे से स्वर में खुदा हाफिज कहकर उसे जाने दिया। पुरी को गौस के व्यवहार में असाधारण नाराजगी और रूखापन लगा। गौस पारिश्रमिक का रुपया देने में चाहे 3 चक्कर लगवा ले, परंतु बातों को बहुत मीठा था। अभ्यागत का स्वागत सदा आहो सोहड़ियो, आओ मोतियो वालियो, आओ बादशाहो कर करके पुकारता। खिचड़ी हो चुकी दाढ़ी को झालर से सजे गोरे चेहरे पर बड़ी बड़ी सुरमा लगी आंखें उसकी होती। लेकों का मिठाई, लस्सी और चाय आदि से स्वागत करता। विशेष तौर पर उसे अपने मोहल्ले के फजल दीन की दुकान के पेड़ों की लस्सी और फालूदा का बहुत गर्व था। विदाई देने के लिए गली के अंत तक आता और दोनों हाथ बहुत देर तक पकड़े रहकर हाथों को कई कई बार झटक कर खुदा हाफिज करता। पुरी ने गौस के व्यवहार से समझ लिया कि उस समय उसका आना गौस का भला नहीं लगा, परंतु उसे रुपया चाहिए था। रुपया लेकर ही आने के दृढ़ निश्चय से मोड़े पर बैठ गया। बहस करने वाले आदमी की बैठक से निकलकर कुछ कदम चले हुए होते कि गौस ने पुरी को अपने समीप के मोड़े पर आ जाने का संकेत दिया और अपनी दाढ़ी को जाते हुए देवे सर में पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? बाजार का हाल नहीं देखा? गौस ने मुंह चढ़ी गाली देकर जयदेव की पतलून की ओर संकेत किया। ये पोशाक सबसे अच्छी। न हिंदू का पता चले जाना, न मुसलमान का। तभी तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। हम तो ये। उसने फिर मुंह चढ़ी गाली दी और अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में लेकर बोला, खुदा का नूर मुसलमान का साइन बोर्ड चेहरे पर बांधे बैठा। क्या कुछ गड़बड़ है? जयदेव ने पूछा। दुकानें तो बहुत सी बंद है। गौस ने अपनी कतरी हुई दाढ़ी को मुट्ठी में लेकर कहा, खुदा बख्शे इन गुनाहों को। कमबख्तों ने एक गरीब का खून कर दिया। उधर दरवाजे की ओर संकेत करके। गली के सिरे पे मुट्ठे से एक पूर्विया हिंदू मोची जूतियां गाटता था, उसका कत्ल कर डाला। मैं 3 बजे उधर से लौटा तो उसे लहू में सरोवार देखा। सिसक रहा था। तब से तबीयत परेशान है। 4 घंटे लाश पड़ी रही। पुलिस अभी उठाकर ले गई। उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया? जयदेव ने पूछा। ऐसी नेकी का सिला भी मिल चुका है। तुम्हारे लिए कहानी का अच्छा प्लॉट है, लिख डालना कभी। उस रोज तुम पीर सोमवार को आए थे। उसके बाद जरा मियाँ मोहसिन के काम से उसके साथ भाटी दरवाजे चला गया। हम लोगों को देखते देखते एक आदमी ने एक देहाती शहर की हालत से नावाकिफ सिख के बगल में छुरी भोंक दी और भीड़ में सरक गया। हम दोनों उस सिख को एक टांगे पर भाटी दरवाजे की पुलिस चौकी पर ले गए कि लोग अस्पताल पहुंचा देंगे। हेड कांस्टेबल ने हमें रोक लिया। बोला, ये बताओ कि इसकी जेब का रुपया और इसका माल कहाँ गया? हम हैरान। हमने कहा, भाई हम तो इसकी मदद के लिए यहाँ तक तो ले आए, उल्टी हम पर ही तोहमत लगा रहे हो।
हेड कांस्टेबल ने कहा, जनाब पक्के उस्ताद लोगों का यही तरीका है, सुबह से बचने का। आप यही तशरीफ रखिए, हम तहकीकात कर लेंगे, तब जाइएगा। जानते हो, घबराने की तो बात थी। खैर, मैंने हेड कांस्टेबल से कहा, बहुत खूब शरीफजादे, जरा टेलीफोन कर लेने की इजाज़त दीजिए, अपनी जमानत के लिए मैं एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट वाकर हुसैन को बुला लूँ। गौस हंस पड़ा, तो फिर मियाँ चौकी से उठकर खड़ा हो गया, सलाम किया, बेअदबी के लिए माफ़ी मांगी, कहने लगा, शेख जी किस किस को अस्पताल पहुँचाएं? आईजी साहब बोलता है तुम अपना ड्यूटी करो, इस झगड़े में मत पड़ो, जिसे ज़रूरत होगी खुद अस्पताल चला जाएगा। पुलिस का काम लाशें ढूंढना नहीं है, सरकारी इंतजाम दुरुस्त चाहिए। मियाँ जाहिर है अंग्रेज लड़ा रहे, पुरी ने समर्थन किया। ये गरीब पूर्विया भी इस तरह का शिकार हुआ। आज दोपहर की नमाज के वक्त न जाने किस गुंडे ने भिस्ती की मस्जिद यानी मस्जिद में एक पटाखा फेंक दिया। किसी को कुछ नहीं बिगड़ा। जानते हो, भिस्ती की गली में सब घर मोहल्ले मुसलमानों के हैं। मस्जिद के चारों तरफ 10-10 12 घर मुसलमानों के ही। उसने फिर गाली दी, हिंदू ने हवाई जहाज से बम फेंक दिया। कोई जिन आकर बम फेंक गया। जाहिलों ने कत्ल कर दिया गरीब पुण्य मोची का। 4 बरस से गली के मुहाने पर बैठता था, वो साला तुम्हारा पाकिस्तान छीन रहा था। क्या जहालत है, तौबा। पूरी कुछ क्षण सोचता रहा, परिस्थिति जानकर वो भयभीत अवश्य हुआ, फिर भी बोला, मियाँ मैं जरूरत से परेशान था, रुपए के लिए आया हूँ। गौस ने दाढ़ी थाम कर कहा, माहौल खराब है, बेहतर यही कि मैं तुम्हें एसपी के हाल तक पहुंचाऊं। जेदो कुछ क्षण रुपए पाने की प्रतीक्षा में चुप रहा, फिर बोला, मियाँ तो फिर इजाजत दो। हाँ चलो छोड़ आऊं। लीला। गौस उठकर खड़ा हो गया। पूरी ने झिझकते हुए याद दिलाया, मियाँ रुपया। यार रुपया मेरे जेब में है। गौस ने अपने बंद गले की कोट के भीतर की जेब को थपथपाया, महफूज जगह पहुंच कर ले लेना। रास्ते में तुम्हें किसी ने गिरा दिया तो रुपया ना तेरे ना मेरे, तब क्या रुपया तुम्हारी जेब से निकालने बैठूंगा। पुरी को रोमांच हुआ है, परंतु बहना प्रकट कर गौस के साथ चल दिया। मूरी दरवाजे के बाहर एसपीएस के हाल के समीप पुल पर आकर गौस ने रुपए जयदेव को थमाकर कहा, भाई मेरे इससे आगे मैं नहीं आ पाऊंगा, खुदा हाफिज। और जयदेव के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर बोला, यार पूरी, तारीख यानी इतिहास की किताब का काम बढ़कर डालो, तुम्हारी खातिर 50 और सही। मियाँ हम नए राइटरों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाना है, तुम्हें सोचो। जयदेव ने विवशता दिखाई, हम हमेशा बेनाम ही रहे। यार तुम्हारी खातिर 50 बढ़ा रहा हूँ, आइंदा ताल्लुकात का भी ख्याल करो। तुम्हारी खातिर 2 दिन और इंतजाम करूंगा, जरा अमन हो जाए तो आकर किताबें ले जाना। मियाँ नाराज ना होना, ये मैं नहीं कर सकूंगा, जयदेव ने उत्तर दिया और रुपए पतलून की जेब में रख लिए। वो 4 दीवारी के बाग का रास्ता छोड़कर एसपीएस के हॉल के साथ साथ रेलवे रोड से सालमी की ओर बढ़ा। इस सड़क पर मोटरें, तांगे ये सभी चलती थी। गॉस ने इतिहास की पाठ्यपुस्तक का पारिश्रम 50 रुपए बढ़ाकर पुरी को उस विषय पर सोचने के लिए बाध्य कर दिया। बेरोजगारी और घर की गरीबी की अवस्था में आत्मसम्मान और भविष्य के विचार से 550 रुपए का प्रलोभन विकट यंत्रणा बन रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे मसूद खां या हमारे जैसों का असहाय अवस्था का लाभ उठाकर हमें अपना ही अनिष्ट करने पर मजबूर किया जा सकता। हम भविष्य की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। जब आदमी को अपना नितांत व्यक्तिगत अनिष्ट करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो समाज या देश का हित बेच देने के लिए तो और भी सुविधा से तैयार किया जा सकता है। सहसा ख्याल आया उस दिन अनारकली में वहीद क्या कह रहा था। कसीसिया क्या करता है, आज भिस्ती की मस्जिद में बम फेंक जाने वाला भी ऐसा ही कोई रहा होगा। अंग्रेजी राज की पुलिस ये सब क्या कर रही है, अपनी तनख्वाह के लिए। गौस इंतजार करता रहे, मैं बेनाम लिखकर अपनी जड़ें क्यों सुनाऊं। पुरी ने विलम्ब के कारण भीड़ छटे चुके बाजार में से होकर अपनी गली में कदम रखा। उसे दूसरी ओर से बहुत तेजी से दौड़ते आते 3 आदमी दिखाई दिए। गली में लगी बिजली के प्रकाश में वो दिख रहे थे। तीनों आदमी के सिर पर पगड़ियां ऐसे लपेटी हुई थी, चेहरे दिखाई नहीं दे। पुरी उनके हजारों बार देखे आकार से ही पहचान गया। सेवाराम, बीर सिंह और रतन अपने अपने घरों में घुस गए। उन लोगों ने भी जयदेव को देख लिया था। जयदेव को कौतूहल और आशंका अनुभव हुई और पूछने को देख लिया था। जैसे ही देखा, रतन के हाथ में पिस्तौल, मेवाराम, बीर सिंह के हाथ में खुले हुए बड़े बड़े चाकू। ऊपर पहुंचते ही माँ ने जयदेव से पूछा, ये बाजार में क्या हुआ, बहुत जोर के धमाके हुए थे ना। मच्छी हट्टा के बाजार में तो कुछ नहीं हुआ, पूरी ने भापने के लिए यत्न करते उत्तर दिया। माँ आवाज उधर से आई थी, मूची दरवाजे वाली गली से। सुना नहीं था, चीखें भी तो आई थी। पूरी ने खिड़की के समीप जाकर सुना, बहुत दूर घसीटा राम के मकान के पीछे कहीं दूर चिल्लाहटे जान पड़ी। वो कमीज पतलून उतार बनियार और तहमत पहनकर चौके में बैठने को ही था कि रतन की आवाज सुनाई दी, पूरी भाई जी। पूरी ने जीने की वाड़ों पर आकर पूछा, कहो भाई। भाई जी, मैंने वचन पूरा कर दिया, दौलू मामा का बदला ले लिया। रतन उत्तेजित था। पूरी का अनुमान ठीक था, बोला, कई दूसरे दौलू मामा मार डाले होंगे। ये तो नहीं मालूम था कि दौलू मामा को किसने मारा। अब वे लोग बदला लेने आएंगे। जयदेव ने गहरी सांस लेकर बात बदली। दौलू मामा जैसे गामे बाची बच्चे तो पाकिस्तान नहीं बना रहे हैं। भाई तो हम अपने गले कटाते रहे। जयदेव तारा जीने के नीचे गली में से बाबूराम जोया की पुकार सुनाई दी, पैरी पैना ताया जी। पुरी ने रतन की बात बीच में छोड़कर जीने में खड़े बाबूराम जोया को उत्तर दिया और घर के भीतर सूचना दी, ताया भी आया है। रतन ने भी अपनी बात छोड़कर बाबूराम जोया को संबोधन किया, ताया जी पैरी पैना।
हरि ने छत पर जाकर खुली हवा में लेटे मास्टर जी को खबर दी। अप्रैल का दूसरा सप्ताह, इन दिनों परीक्षाएं हो चुकने के कारण मास्टर जी के हाथ ट्यूशन कम रहता था। इस वर्ष उत्पातों के कारण परीक्षाएं भी ठीक नहीं हो पा रही थी। मास्टर जी गोपाल शाह की हवेली में अपनी 12 मासी ट्यूशन पढ़ाकर लौटे थे तो छत पर खुली हवा में लेटे थे। उषा बरामदे से खाट को कोठरी में लाई। तारा इस गर्मी में चटाई पर टेबल लैंप लेके पढ़ रही थी। उसने भी अपनी पुस्तक बंद कर दी। बाबूराम जोया को मास्टर जी से कुछ बात करनी होती तो उन्हें अपने घर उच्ची गली में ही बुलवा लेते। विशेष परिस्थिति में ही वो यहाँ पे आते थे। उनके आने पर मास्टर जी के यहाँ खलबली मच जाती। 2 महीने पूर्व के खोसलों की लड़ाई के सगाई के संबंध में हुआ था। रतन बेटा, तुमसे जरूरी काम है। रामजोया ने जीना चढ़कर पहले रतन से ही बात की। मुझे लाला सुखलाल ने संदेश भेजा है। रामजोया ने एकांत में बात करने के लिए इधर उधर देखा और रतन से बोले, आओ बैठो कोठे पर। रामजोया रतन को लेकर छत पर चले गए। मास्टर जी, भगवंती, जयदेव, तारा कोठरी में उनकी प्रतीक्षा करते रहे। पूरी ने ताया और रतन के बीच की बात के विषय में कल्पना से कुछ अनुमान कर लिया था। इससे पहले भी रतन को बुलाने के लिए ताया जी के यहाँ से 2-4 संदेश आ चुके। कुछ दिन पूर्व पुरी ने रतन को दोपहर में भोजन के लिए घर आते समय हाथ में सूटकेस लिए देखकर भी विस्मय किया था। एक दिन पूरी दोपहर में कुछ लिख रहा था। कलम में स्याही समाप्त हो गई थी। घर में स्याही नहीं थी। पूरी हाथ में कलम लिए स्याही मांगने रतन के हिस्से की ओर चला गया। रतन के हाथ में राइफल थी। रतन पास बैठे वीर सिंह को राइफल चलाना समझा रहा था। जयदेव ने और रतन ने भी यूनिवर्सिटी कोर में राइफल का उपयोग सीखा ही था। ऐसे मामलों में सहयोग न देना हो तो प्रश्न नहीं पूछे जाते। पुण्य ने समझ लिया रतन अपने मामा के साथ माल गोदाम और पार्सल दफ्तरों से व्यापारियों का माल छुड़ाने और भेजने का काम बड़े परिमाण में कर रहा था। बाबूराम जोया पार्सल ऑफिस में बाबू थे। ये शास्त्रार्थ उसी से राह से आ रहे थे। उन्हें ठीक ठीक नहीं जानता था, परंतु अब कुछ भनक उसके भी कान में पड़ गई थी कि लाला सुखलाल और राम जोया के बीच पार्सलों के संबंध में कुछ मामला जरूर है। कभी लाहौर से आने वाले पार्सल और कभी आने वाले पार्सल गुम हो जाते। लाला सुखलाल पार्सलों के हट जाने की वसूली कमीशन पर कस देता था। सुखलाल ऐसे पार्सलें भी मंगवाता जो चुंगी की राह नहीं आते। वह पार्सल ऑफिस में समाप्त हो जाते। इन पार्सलों में पूर्वी पंजाब से शस्त्र आ रहे थे। रतन इसे हिंदू रक्षा और पाकिस्तान विरोध का धर्म कार्य मानकर किसी आर्थिक लाभ के जोखिम झेल रहा था। बाबू रामजोया रतन से एकांत में बात कर रहे थे तो मास्टर जी की कोठरी में उनके लिए खाट पर दरी और खेस बिछा दी गई थी। मास्टर जी बड़े भाई के लिए सराहनीय स्थान छोड़कर पैताने बैठ गए। भागवंती चौके में थी। उसने घर पर जेठ की उपस्थिति के कारण धोती के आंचल से माथा ढक लिया था। हरदेव ताया जी को ठंडा पानी पिला सकने के लिए दौड़कर एक पैसे का बर्फ ले आया। रामजोया रतन से बात समाप्त करके नीचे आए तो मास्टर जी ने खाट से उठकर नमस्ते की। भागवंती ने रसोई से आकर नियमानुसार चरण स्पर्श किया। जयदेव हरदेव ने भी पांव छुए। उषा और तारा ने भी नमस्ते की। रामजोया, सबको खुश रहो, बड़ी बड़ी उम्र हो, आशीर्वाद देते हो। खाट पर बैठकर पूछा, सब ठीक ठाक है? मुन्नी क्या सो गई? कोई और दांत निकला? भागवंती ने उषा को पुकारा। पंखा तो पकड़ ले, बाहर से चल कर आए हैं। रामजोया खाट पर बैठकर बोले, नहीं नहीं, क्या जरूरत है, अभी इतनी गर्मी है। उषा हाथ का पंखा लगाकर हवा करने लगी। रामजोया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, ना ना, लड़की से पंखा नहीं कराते, लड़कियां तो देवी हैं, रहने दो बेटा। और हरदेव की ओर प्यार से कहा, तू बदमाश क्या कर रहा है, पंखा पकड़। हरदेव ने उषा के हाथ से पंखा ले लिया और जोर जोर से हवा करने लगे, मानो ताया जी को धूल की तरह उड़ा देगा। रामजोया कुछ चिंतित जान पड़ रहे थे और जल्दी में भी थे। भागवंती ने धीमे से कहा, पहले फुल्का खा लीजिए, गरम गरम उतार देती हो। नाना, रामजोया ने अस्वीकार कर दिया, अब इतनी जल्दी भूख कहाँ, दफ्तर से आकर दूध पिया था और जरा लाला सुखलाल के यहाँ से होकर चला आ रहा हूँ। उन्होंने संदेश भेजकर बुलवाया था। सुखलाल का नाम सुनकर तारा की गर्दन झुक गई। पुरी का भी माथा उनका। रामजोया कहते कि घर पर कह कर भी नहीं आया। वहाँ भी तुम्हारा ही है, यहाँ भी अपना ही है। हाँ, तुम लोग तो कुछ बताते ही नहीं, क्या कह रहे हो? क्या तैयारी कर ली? क्या बारात द्वार पर आए कुआं खोदोगे? जैसा आप कहेंगे करेंगे, मास्टर जी ने सहमति प्रकट की। क्षमा मांगने के स्वर में कहा। कब करेंगे? रामजोया ने विस्मय प्रकट किया। लड़की की सगाई किए 2 बरस हो चुके, लड़की 20 बरस की हो रही है, तुम कह रहे हो आप कहेंगे? तुमने कभी बात भी की? मास्टर जी चुप रह गए। तारा ने मुख दीवार की ओर कर लिया और जयदेव ने आघात का उत्तर देने की तैयारी में दोनों बाहें सीने पर बांध ली। रामजोया कहते कि ब्याह तो कभी का हो जाता। लड़की के लाला सुखलाल ने इम्तिहान वाले झगड़े के कारण हिंदुस्तान का नाम लेते लखनऊ कानपुर भेज दिया। अब आ गया है। लाला तो जेठ में ब्याह मांग रहा था। मैंने हाथ पांव जोड़कर कहा, हम लोग गरीब आदमी, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने से ही होगा, कुछ समय दीजिए। सावन के अंतिम लग्नों के लिए मान गए। तारा को सिर पर भारी चोट सी अनुभव हुई। मास्टर जी ने डरते डरते कहा, हम लोगों तो इतनी जल्दी का ख्याल नहीं था। ये जल्दी है? अरे भलमानस, लड़की 20 साल की हो गई, 19 तो पूरे हो गए। सीलो से 2 महीना बड़ी नहीं क्या? तुम जल्दी कह रहे हो? ये लड़कियों के मायके में रहने की उम्र है। सीलो की गोद में तो भगवान का दिया बाल बालक भी आ गया। तुम्हें कुछ अपने धर्म बिरादरी का भी ख्याल है? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या बिल्कुल अंग्रेज क्रिस्तान बन गए हो? अभी तो उसका इम्तिहान है। कल ही अखबार में नोटिस था, फिसादों के कड़े इम्तिहान मई के आखिर हफ्ते में होगी। पूरी बोला।
इम्तिहान का क्या मतलब? लड़की को इम्तिहान देना है तो ब्याह करना है? राम जो है ऊंचे स्वर में बोले, हमारा तो ख्याल था कि कॉलेज नहीं जा रही है, हमने तो मना कर दिया था, लड़का बीए नहीं लड़की बीए बनेगी, क्या तमाशा है? इम्तिहान इम्तिहान उम्तिहान तो कुछ नहीं होता, कह दिया हमने। तारा का सिर झुक गया। ताया जी, इस समय हम लोग ब्याह कैसे कर सकेंगे? पूरी विनीत स्वर में बोला, मेरा काम छूटा हुआ, यूं भी हम लोगों की हालत अच्छी नहीं है, मैं दूसरी जगह कोशिश कर रहा हूँ। इसने इतनी तैयारी की है, अब दिन ही कितने हैं, इम्तहान दे लेने दीजिए, देखिए ठहर कर क्या होता है। हम कह रहे हैं ना, उसके ससुराल वाले बीए नहीं कराना चाहते, तुम्हारी समझ में कुछ आता है या नहीं? रामजोया का सर क्रुद्ध हो गया। उन्हीं ने लड़की लेने से ही इनकार कर दिया तो? अपनी मर्जी के वे मालिक हैं। जयदेव ने अपने विचार में बहुत ढंग से बात की। मुझे ब्याह नहीं करना, तारा ने भाई के समर्थन में साहस कर धीमे से कह दिया। ब्याह नहीं करना? रामजोया के मुख से अत्यंत विस्मय से निकला। तो क्या करना है? गली में डंडे बजाने हैं? इम्तहान देना है? तारा सिर झुकाए बोली। बीच में ही नहीं बोलते, तारा की माँ ने डांट दिया। जा ऊपर बैठ, उषा तू भी जा। तारा आंचल से आंख पोंछती उषा के साथ कोठी के दरवाजे में जग गई और घुटने में सिर छुपाकर दीवार के सहारे चटाई पर बैठ गई। कोरी में सिताया जी का क्रुद्ध स्वर सुनाई दे रहा, तो तुम लोगों के दिमाग चढ़ गए हैं, अंग्रेज की स्थान बन गए हो, ग्वाल मंडी मॉडल टाउन के लोगों की नकल कर रहे हो, अपनी औकात नहीं देखते। कहावत है ना कि घोड़ों के नाल बद रहे हो तो मेटकी में भी टांगे बढ़ा दी, हमारे भी लगा दो। पूरी ने फिर बिनी स्वर में साहस किया। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मेरा काम लग जाए तो हम लोग शादी ब्याह का खर्च। रामजान ने उसे तिरस्कार से ऊंचे स्वर में टोक दिया। तेरे काम का क्या है? तुझे रोजगार की घर की फिक्र होती तो अपने आला अफसरों को मुंह पर गाली देता, तू हमारा कहना ना मानता। हमने कहा था नौकरी दिला दे, जगमोहन काम कर ही रहा है, तनख्वाह भत्ता मिलाकर 65 लेता तो 50-60 और भी ले लेता है। तुझे तो लीडरी करनी है, लेक्चर देना है, भले मानस तुझे घर बार का ख्याल होता तो हमारी बात ना मानता। तेरी किस्मत में तो जाने क्या है, हीरा वाली हीरा गली वाली खोसला कि भाभी सब मिलाकर 10-12 हजार का दहेज दे रही थी। मकान देहोती वो भी था, वो भी तेरा ही होता। 45-50 हजार की जायदाद थी, उसकी एक ही लड़की है, चाहती घर में ही रहे। पूछो उसमें क्या हरज था? वे लोग सगुन देने को तैयार है, उस समय भी बात बन रही थी, लेकिन तुमने जो है उसको भी ठुकरा दिया। पूरी ने सिर झुकाए उत्तर दिया, बेकार तो बैठा नहीं हूँ, कुछ कर ही रहा हूँ, मुझसे जो काम हो रहा है मैं कर रहा हूँ। बच्चा नहीं है, 4 बरस और बैठा रहो, बूढ़ा भी हो जाएगा। मास्टर जी का संबोधन रामजाया बोले। आखिर इन लड़कियों को रखोगे कहाँ? तुम उम्र भर उन्हें सिर पर लादे रहोगे? नहीं भाई जी, लड़कियां आपकी है, मुझे तो आप जो हुक्म दे वही करूंगा, यानी इनके छोटे भाई राम लो भाया बोलते हैं। राम जो आएगा सर कुछ धीमा हुआ। मैं तो सुनकर हैरान रह गया हूँ कि किसी उड़े ने उड़ा दिया कि तुम लोगों को लड़का पसंद नहीं है। तुमने कहा बेशक सगाई टूट जाए, तुम लोग सुखलाल को नहीं जानते, वो नाराज हो गया तो सारे बाजार जूता लगवा देता। हम लोगों के गुनबे के एक एक आदमी का पता नहीं चलेगा। लड़की की बाबत कौन नहीं जानता? जयदेव के मुख से निकल गया। राम जया गरज उठे, चुप बज्जा, शर्म नहीं आती? मास्टर जी ने भी लड़के को डांट दिया। तू चुप क्यों नहीं रहता? तुम्हें कौन पूछ रहा है? क्यों हमारा मुंह काला कराना चाहता है? यानी उनके पिता राम लुभाया जो है अपनी बेटी को डांटते हैं। राम जाया तभी बोलते गए, यही तूने पढ़ा लिखा है, लड़की के 2 ब्याह कराएगा, सगाई और ब्याह में फर्क ही क्या है? जब तेरे करने का दिन आएगा तो जो कुछ चाहे तो करना। बरामदे में सुन बैठी तारा सुन रही थी। किवाड़ का पल्ला लटका और छत के जीने पर कदमों की आहट हुई। समझ गई कि भाई हार कर छत पर चला गया। वो मुंह से आंचल भर कर रोने लगी। रामजोया मास्टर जी धीरे धीरे बात करते रहे कि अब बात ब्याह के खर्चे और नारोवल गांव में उनकी छोटी सी पैतृक संपत्ति बेचने के संबंध तक आ गई। 9 बजे रामजोया घर लौटे तो मास्टर जी उन्हें ऊंची गली तक छोड़ने गए। उषा माँ के समीप आकर बोली, पूरे फुलके सेक दिए हैं? माँ ने चटाई पर सो गई मुन्नी को खाट पर लेटाते हुए कहा, जब तक तेरे पिताजी आते तो भाई बहनों को परोस दे। उषा ने हरी से कहा, भाई जी को बुला ले। जयदेव पुकार सुनकर छत से उतर आया, परंतु उसने भूख ना लेकर कहने की अनिच्छा प्रकट की। उषा ने तारा को पुकारा। तारा ने भी खिसकते खिसकते कह दिया, मुझे भूख नहीं है, नहीं खाऊंगी। माँ ने क्रोध का उत्तर दिया, नहीं भूख है तो ना खाए, हरिये को दे दे, तू भी खा ले। जयदेव बरामदे में रोती हुई तारा की ओर बढ़ गया। वह तारा के रोने का उत्तरदायी तो अपने ही ऊपर अनुभव कर रहा था। यदि वो बेरोजगार नहीं होता तो बहन की ओर से बोलने की उसके अधिकार की अवहेलना नहीं होती। तारा का अवश होकर रोना उसके अपमान ही था। अपने प्रति ग्लानि से क्रोध से भी भरा जा रहा था। तारा के समीप जाकर अंग्रेजी बोला, रोने से क्या होगा? परीक्षा मई के अंतिम सप्ताह में है, सावन तो जुलाई के अंत या अगस्त में आएगा, तब तक ऐसे थोड़ी ही रहोगे। मुझे एक अच्छा काम मिल रहा है, देखा जाएगा। तारा ने अनुभव किया जयदेव उतने निश्चय से नहीं बोल सका जितने निश्चय से उसने माँ के सामने सगाई तोड़ देने की बात कही थी। माँ ने बड़े लड़के और बड़ी लड़की को भोजन से इनकार द्वारा अपना असंतोष दिखाकर आपस में अंग्रेजी में बात करते देखा तो समझ गई कि वो घर के बड़े बुजुर्गों के विरोध के अभ्यासी है। सोचा अभी इनके पिता लौट कर देखेंगे तो कितने दुखी होंगे। जी जान से सब कुछ कर करके भी उनके लिए दुख और संताप ही है। वो जबान भी दे चुके हैं,
तुम लोग गुस्सा दिखा रहे हो, ये तो नहीं सोचते कि तुमको ऐसे बोलना करना नहीं चाहिए था। बड़े बुजुर्गों का जगह और इज्जत का भी तो कोई ख्याल है। ऐसे पढ़ने लिखने से फायदा ही क्या? जगह और इज्जत का ख्याल मुझे नहीं कि उल्टे वे मुझे बेकार नकारा कह गए। वो बड़े हैं, उनकी माँ कहती है वो बड़े हैं, उनका है कि वो जो मन कहे वो कहें। गजब कर देती हो तो। उसे इम्तिहान के लिए रोक देना मुनासिब है? जयदेव ने माँ को चुप करा देने के लिए पूछा। मुझे ब्याह नहीं करना, मैं इम्तिहान दूंगी, तारा कहती है। फिटे से चुप, कैसे बेहयाओ जैसी बोलती है। यानी माँ उसको भी डांटती है। माँ ने जयदेव की ओर देखा, स्वर में तनिक परिवर्तन आया। हमें नहीं जरूरत है इम्तिहान की। इम्तिहान का क्या है, हमें लड़की का ब्याह करना है या उसे इम्तिहान दिलाने में। माँ ने लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर संकेत किया। तुम्हें नहीं दिखाई देता चक्कियों के 3-3 पार्ट हमारे कानों से गले पड़े हैं। तुम्हारे पिताजी सोच सोच कर मरे जा रहे हैं। कैसी इज्जत और धर्म निभेगी? बताओ रिश्ता कैसे होगा? माँ तुम भी क्यों क्या बातें करती हो? जयदेव बोलता। उनके स्वर की कड़ाई समाप्त हो चुकी। रिश्तों की ऐसी क्या बात है, समय पर सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माँ ने हाथ फैलाकर पूछा। वो बड़े बड़े लड़के लड़की की बोली थी तो एक बार फैसला कर लेना चाहती थी। तुम क्या कर लोगे? मैं कहती हूँ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, 200-300 की लग जाएगी, पर साल 2 साल में तुम क्या कर लोगे? छोटी भी 16 की हो गई है। क्या कर लिया तुमने? तुमने अपने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम्हारा मन तुम जानो। लड़की की बात भी फिर भी चल जाती है। जयदेव दीवार से पीठ लगाए चुप रहा। माँ चेहरे पर आंचल रख कर धीमे धीमे सिसकने लगी। जीने पर मास्टर जी के कदमों का आहट सुनकर सब सतर्क हो गए। उसी झटपट खाना परोस दी। जयदेव बरामदे में गया और चटाई पर बैठकर टेबल लैंप के समीप तारा की पुस्तक पर झुक गया। तारा भी कोठरी से हटकर बरामदे में। मास्टर जी की देख माँ साधारण स्वर में कही, उसी परोस रही है, खा लीजिए। मास्टर जी जीना चढ़ने से जरा हाँफ गए थे। उन्होंने हरिओम नृसित प्रभु तू ही तू करके जो है वो आगे बढ़े। खा लिया सबने? तुम खाओ, माँ ने कह दिया। मास्टर जी ने ठंडे जल के छींटे चेहरे पर मारकर मुंह धोया और हरि ओम तत्सम प्रभु तू ही तू करके वो जो है आसन पर बैठ गए। बरामदे में प्रकाश स्पष्ट था कि जयदेव और तारा वहां पढ़ रहे होंगे। मास्टर जी ने मुख में ग्रास लाकर पूछा, काका जी और तारा कहाँ हैं? बरामदे में पढ़ रहे हैं, भगवंती ने उत्तर दिया। मास्टर जी किसी को संबोधन किए बिना लड़के और लड़की के प्रयोजन से उपदेश देने लगे। शांति से काम लेना चाहिए, ईश्वर की इच्छा को भी कुछ समझना चाहिए। वही सब कुछ करने वाला अहंकार अच्छा नहीं होता। तारा के मन में आया अपनी चुन्नी का ही फंदा गले लगाकर ईश्वर की इच्छा पूरी कर दे। अल्लाह अकबर या अली बहुत जोर से नारे और ललकारे मोची दरवाजे वाली गली के बाहर सुनाई दिया और किवाड़ों पर बहुत जोर जोर की चोटी और स्त्रियों के भारियात चित्कार, घसीटा राम की घिघियाई हुई पुकार। मुसलमान आ गए। मास्टर जी के हाथ से ग्रास थाली में गिर पड़ा। जयदेव ने एक ही छलांग में खिड़की पर पहुंचकर देखा। छोटी मोटी भीड़ हाथों में मसाले, लाठियां, बर्छी, छुरा लेकर टूट पड़े और घसीटा राम, पन्ना लाल और दूसरी मुकुंद लाल हरबंस के मकानों के दरवाजे तोड़ रही थी और उनमें आग लगाई थी। भीड़ के लोग गली की खिड़कियों को और ईंटों के टुकड़े फेंक फेंक कर माँ बहन की गालियां देकर ललका रहे थे। या अली आओ, छिप छिप कर बम मारने वालों, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन। सब कुछ पलक मारते हो गया। सामने की खिड़कियों से जयदेव का हरवंश, ख्याली, डॉक्टर प्रभुदयाल, मेवाराम, मुकुंद लाल, मनोहर भी झांकते दिखाई दिए। जयदेव की दाहिनी ओर रतन की खिड़की से रतन का ललकार सुनाई दिया, लाठियां लेकर नीचे उतरो। जयदेव ने पुकारा, छतों पर से ईंटें फेंको। प्रभुदयाल, मेवाराम, बीर सिंह और मुकुंद राम ने भी जयदेव की बात दोहराई। जयदेव ने बहुत जोर से तारा, उषा और माँ को धमकाया, ऊपर जाकर संडास गिराकर ईंट फेंको। भाटी दरवाजे और शैदा मिट्ठा की गलियों में हो चुके दंगों की चर्चा में रक्षा का ये उपाय सब स्त्रियों को बताया जा चुका था। जयदेव ने स्वयं रतन के दरवाजे पर जाकर पुकारा, मुझे भी कुछ दे। रतन अलमारी में से एक छोटा सा बक्सा उठा रहा था, उसे आहिस्ता से फर्श पर रख उसने किवाड़ के पीछे से एक लंबी लाठी जयदेव को थमा दी। जयदेव जीने से कूदता हुआ उतर गया। मेवाराम और बीर सिंह सबसे पहले छवि फर से लेकर गली में पहुंच गए। बीर सिंह ने भी भीड़ को माँ बहन की गालियां देकर ललकारा। टीकाराम, जयदेव, मनोहर लाठी लेकर नीचे पहुंचे, तब तक प्रभुदयाल, मुकुंदलाल और दूसरे लोग भी गली में आ गए। भारियात चीखें भी सुनाई दे रही थी। मेवाराम ने नारा लगाया, नारायण बजरंगी, हर हर महादेव। स्त्रियां भैंसे चीख और रो रही थी और छतों पर भीड़ पर ईंटें भी मारती जा रही थी। ईंटें इतनी अधिक पड़ने लगी कि आक्रमण करने वाले और न सामना करने वाले आगे बढ़ सकते थे। याली और हर हर महादेव के नारे। दीवान चंद के घर की खिड़की से राम प्यारी की पुकार सुनाई दी, सामू खबरदार ऊपर लौटो। पन्नालाल के मकान की छत पर से पुकार सुनाई दी, मेवा बीरू पूरी पीछे हटो। और आक्रमण करने वाली भीड़ के बीच बहुत ऊंची सी लपट के साथ भयंकर धमाका हो गया। आ ओ उई कई चीखें सुनाई दी। भीड़ उल्टे पांव गिरती पड़ती, गली धुएं से भर गई। कई लोग चीख उठे। प्रभुदयाल, जयदेव और मेवाराम ने छतों की ओर मुख करके पुकारा, बस करो, ईंटें मत फेंको। घसीटा राम के घर में स्त्रियां अब भी रो और चिल्ला रही थी। घसीटा राम भी चिल्ला रहा था, आग आग, हाय जल गया, लोगों दौड़ो। घसीटा राम के किवाड़ों में आग लग गई थी। उसके मकान में नीचे जून के साथ पड़ी छत्ती पर ईंधन जमा था। ईंधन ने भी आग पकड़ लिया था। दरवाजे से निकलकर कुछ बचना संभव नहीं था। उसकी और पन्नालाल का मकान का दीवार सांचा में था, तो स्त्रियों बच्चों को पन्नालाल का मकान से उतार लिया गया। गली के सभी घरों की स्त्रियां अपने अपने बरों से पानी भरी बाल्टियां लेकर बौछारें देने लगी। सभी लोग दौड़े
और पूरी आग बुझाने के इंजन को ले रंग महल की ओर यानी दौड़ इंजन को लेने के लिए दौड़ा। वहां पे मोशी दरवाजे के बाजार की गली में लौट गई भीड़ में से एक आदमी गली के फर्श पर खुलकर घसीट गई गठरी की तरह निश्चल पड़ा रह गया। छते से फेंकी गई ईंट सिर पर पड़ जाने के कारण उसका सिर फर्श पर लहूलुहान था। डॉक्टर प्रभुदयाल ने लाश की ओर संकेत कर मेवाराम को संबोधन किया, भाई मेवा, इस मुसीबत को तुरंत हटाओ, ये यहाँ रह गया तो पुलिस गली भर को परेशान करेगी। मेवाराम ने हाथ की बाल्टी गली से छोड़कर पुकारा, रतन बप्पा बाजा लेकर जल्दी आना, और डॉक्टर को आश्वासन दिया, अभी तो बादशाहों इसी के घर पहुंचाते हैं। रतन ने भी गागर गली में रख दी और कमर से पिस्तौल निकाली। ताश की एक टांग रतन ने पकड़ी और दूसरी मेवाराम ने, और उसे मरे कुत्ते की तरह घसीटते हुए घसीटाराम के मकान से कुछ आगे मूसी दरवाजे तक छोड़ दिया। 15-20 मिनट में आग बुझाने वाला इंजन गली के उसमें आ गया। फुहारों से घसीटाराम साथ लगते मकानों को नहलाकर लौट गए। इस सब बॉन्डर में पूरा 1 घंटा भी नहीं लगा। कली का रूप रंग ही बदल गया, कीचड़ हो गया था और ईंटें ही ईंटें पड़ी थी। सब मर चबूतों पर खड़े या बैठे घसीटा राम के नुकसान के लिए दुख प्रकट कर रहे थे। घसीटा और पन्ना विस्फोट से अपनी दीवारों के गिर गए पलस्तर को देख रहे थे। बिरुमल करतारों और दूसरी स्त्रियां विस्फोट के स्वर से हृदय पर आघात की चर्चा कर रही थी। खुशहाल सिंह ने रतन की पीठ ठोकी, शाबाश बहादुर। बाबू गोविंद राम का सीना गर्व से फूल उठा, बोले, नहीं भाई, सभी लड़कों ने बहादुरी दिखाई। डॉक्टर ने संबोधन किया, मेवा, हरवंश, मनोहर, टीकाराम और पुरी ने क्या कम किया, सीना खोल कर तो यही आगे बढ़े। ऊपर खिड़कियों से बातें करती स्त्रियों ने भी चर्चा की। पुष्पा अपने हाथ दिखाकर कह रही थी, देखो तो कसम खाड़ी ईंटें फेंक फेंक कर चाले पड़ गए। मरे ये बच्चे पीटे, कौला ने गाली दी। मेला देई ने भी अपनी खिड़की से, तुमने राम प्यारी की बात सुनी, अपने लड़के को कह रही थी, तू ना जा, घर बैठ। भले लोग जैसा लड़का तेरा वैसे दूसरों के, तेरा बेटा घर में छिपा रहे, दूसरों की आंख में कूदे, क्या दूसरों की आंखें नहीं दुखती। मेला देई के समर्थन में करतारों क्रुद्ध स्वर में बोली, हाँ हाँ, इसी ने दर्द सहकर बेटा जना है, दूसरियों ने नहीं। राम प्यारी ने भी अपनी खिड़की से उत्तर दिया, हमें क्या, हमने तो किसी को लड़ने के लिए कहा नहीं, जिनके बेटे मुच्छड़ जवान है जाए लड़ने के लिए। इस बात पर भागवंती को भी क्रोध आ गया। खिड़की से सिर निकालकर ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी, खबरदार, जातकों की गिनती करती है यानी बच्चों में। सभी खिड़कियों से स्त्रियां राम प्यारी को गाली देने लगी। नीचे गली में खड़े मर्दों ने अपनी अपनी खिड़की को संबोधन कर कहा, ये चुप रहो, क्या बेहूदगी है। दीवानचंद ने ऊंचे स्वर में प्रस्ताव दिया, अब तो घसीटा राम के मकान के साथ गली में लोहे का फाटक लग जाना चाहिए। जयदेव ने आपत्ति की, म्यूनिसिपालिटी ऐतराज करेगी, ये तो नक्शों में मच्छी हट्टा से मूसी दरवाजे के बाजार का पुराना रास्ता है। टीकाराम बोला, रास्ता अब क्या, अब ना कोई उधर से आता ना कोई इधर से जाता है। खूह वाली माई इस भयंकर विभ्राट से सन्नाटे में आ गई थी। लोगों को भी उनकी याद नहीं आई थी, उन्हें नींद यूं भी कम आती थी, इस चुप पुकार में उनको कैसे आती। वो भी अपने किवाड़ खोल दहलीज पर आ गई। राम जी, हमें उठा लो, 80 और 7 बरस की हो गई हूँ, गली में ऐसी लड़ाई मैंने पहली बार देखी है। लहू वाली खूह वाली माई को किसी ने उत्तर नहीं दिया। गली के पश्चिम में लोहे का फाटक जल्दी से जल्दी लगाने के संबंध में बात हो रही थी। अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक भी लाहौर में रातें विशेष गर्म नहीं होती थी, परंतु जदयू छत पर सोने लगा था। रतन उसके साथ ही छत पर चला गया। कई दिनों से रतन उसे पूरी भ्राजी भाई जी कहने लगा था। आज जीना चढ़ते समय उसने फिर भापा भैया कहकर पुकारा। रतन ने कहा, मुसलमानों ने बड़ी हिम्मत से चढ़ाई की थी, जाकर अपनी माँ की खस्मों को रोएंगे। अभी तो क्या है, ताया जी कह गए हैं 2-3 दिन में और हथियार आ रहे हैं। गली में 2-3 चीजें जरूर होनी चाहिए, अब तो लोग जरूरत से ज्यादा हथियार खरीदेंगे। जयदो ने टोकर कहा, भरे आपा, इस तरह बढ़ाने से तो कभी अंत नहीं होगा। हथियार वे लोग भी खरीद सकते हैं, रहना तो अगल बगल में ही है। आपा, जब तक पाकिस्तान मांगती पड़ोस की क्या बात करें, जहर तो फैलाने वालों ने फैला ही दिया है। दूसरे दिन सुबह के सब घरों के बच्चे अपने अपने घर से फेंकी गई ईंटें उठा उठा कर छतों पर ले गए। ईंट सणासों की कहरी भी वो लोग लेके गए। गली से ईंटें उठाने के बारे में कुछ कहा सुनी भी हो गई। बिरमल और टीका राम के घर की सणास में 3 ईंटों की कमी रह गई। उसे संदेह था करतारों के भी तो ज्यादा ईंटें लेके चले गए। परमात्मा भला करे, ऐसे लोगों का ईंट पत्थर भी नियत बिगाड़ देती है। करतानों ने मुंह फिराकर उत्तर दिया, जिसने तुम्हारी ईंटों को हाथ लगाया उनसे कहो। तारे ने सुना तो छत की ओर देखकर बोली, न जाने परमेश्वर किस किस को समझेगा। जो लोग दूसरों का घर जलाने और लूटने जानते हैं उनसे समझेगा। ताऊ जी के चले जाने के बाद तुरंत ही गली में आक्रमण हो जाने से तारा अपने दुख पर मन भर रो भी नहीं पाई थी। दूसरे दिन 9-10 बजे लोग अपने अपने काम पर चले गए। कर्फ्यू नहीं लगा था। गली में पूरी डॉक्टर प्रभुदयाल और बाबू गोविंद राम पुलिस और अदालत के तौर तरीकों से थोड़े बहुत परिचित थे। सब लोगों ने निश्चय कर लिया कि यदि पुलिस मर्दों के न रहते आए तो स्त्रियां उनसे कह दे, हमें कुछ मालूम नहीं। गत रात बाबूराम जया से बेरोजगारी का लांछन सुनकर जयदेव ने निश्चय कर लिया था कि सुबह ही जाकर इतिहास के पाठ पुस्तकों का हम जो है ले लेगा। रात नाराजगी में ही हो गया था। उषा सामने पुष्पा के यहाँ गई थी।
जयदेव भोजन के लिए माँ को पुकारना ही चाहता था कि बरामदे में खाट पर मुंह ढके लेटे तारा की ओर ध्यान चला गया। तारा ने भी रात में भोजन नहीं किया था। तारा के समीप जाकर जयदेव ने अंग्रेजी में कहा, ये रोने से क्या लाभ? तुम तैयारी करती रहो, परीक्षा मई के अंतिम सप्ताह तक स्थगित है। सावन कहीं जुलाई के अंत या अगस्त में होगा। हम पिताजी से बात करेंगे। माँ की समझ ही कितनी है, ताया जी तो हमेशा बकाई करते। उस दिन मुझे क्या क्या नहीं कह दिए, देखा ना, मुझे बेरोजगारी के ताने देते। अभी काम मंजूर करने जा रहा हूँ, पैरोकार में तो 100 मासिक ही था। गौस मुझे 2 ढाई मास के काम के लिए 550 दे रहा, क्या बुरा है? और फिर तारा का ध्यान हटाने के लिए बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा ये कि हो क्या रहा है। पूरी ने नूरा बस्ती की गली की मस्जिद में बम फेंके जाने और एक पूर्वी मोची के कत्ल की बात तारा को बताई। अपनी गली में लौटते समय रतन मेवाराम और बीर सिंह के मोची दरवाजे के बाजार की गली से भागते हुए आने पर भीड़ द्वारा बम फेंकने की बात बोली। आग लगा दी गई फायर ब्रिगेड, परंतु पुलिस और सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। शांति सभाओं में एकता के प्रयत्नों से कुछ बात बनते दिख नहीं रहा है। उसने कहा कि उठ चल कुछ खा ले, रात में भी नहीं खाया। पुरी ने बहन से आग्रह किया। भाई से सांत्वना पाकर तारा के हृदय में जमा हुआ दुख द्रवित होकर बह गया। बोली, तुम चलो मैं आती हूँ। और मन हल्का कर लेने के आंसू बहाने लगी। मन चाहा कि वह भी भाई के साथ कुछ देर के लिए घर से बाहर चली जाए। पार्टी ऑफिस में संभव है कि असद मिल जाए और उसे बात कर ले। पूरी चौथे पार घर लौटा तो सुना कि कुछ समय पहले पुलिस आई थी। किसी ने उसे कुछ नहीं बताया, परंतु घसीटा राम के घर में लगी आग और पन्ना लाल के मकान की दीवार का बम से गिरा हुआ पलस्तर देखकर पुलिस उन दोनों को ले गई। बीर सिंह दुकान से घर आया और उसे भी ले गई। सब लोगों के नाम पते पुलिस वाले ले गए। शनिवार को इसलिए बाबू गोविंद राम, टीकाराम, बिरमल को भी दोपहर बाद में ले गए। तो यहाँ पे इस तरीके से दंगे हुए और दंगों में किनको क्या कहाँ पे पकड़ के ले गए, अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।